नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तभी लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंटेंट्स है इस वीडियो के अंदर। मतलब कौन-सा कंपनीज है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा जब से लिस्टिंग हुआ तब से मैं बुलिश था, आज भी बुलिश हूँ और फ्यूचर में भी बुलिश रहूंगा। आप कहेंगे सर इतना बुलिश बता रहे हैं आप, क्यों बुलिश बता रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया में अगर इंश्योरेंस सारे कंपनीज को एक साथ जोड़ लूं तो टोटल 100% अगर मान के चलता हूँ टोटल इंश्योरेंस कंपनी है तो उनमें से अकेला जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है वो 66% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो सोचिए बाकी 44% का जो मार्केट शेयर वो सारे कंपनी ओन करते हैं और सिर्फ अकेला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो अकेला 66% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो सोचिए इस कंपनी के कितना स्ट्रेंथ हो सकते हैं। मान लेता हूं मैं कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी का हायर ग्रोथ होने का चांसेस कम होते हैं। ऐसे सोचना भी गलत होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जो मल्टीबिगर रिटर्न जनरेट करके दिया और बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप आपको मैं कुछ कंपनीज के उदाहरण मतलब एग्जांपल नहीं दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कौन सा वो कंपनी है जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। तो उस तरीके से और कौन सा कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी है। अगर इसका सेक्टर वाइज देखा तो कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में कंपनी नंबर वन है। और दो पॉइंट सबको बेस्ट लगेगा, कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया 36,000 करोड़ के आसपास। कंपनी एकदम जीरो डेप कंपनी है और कंपनी की आरओसी आरओई देखेंगे तो आपको शायद चक्कर भी आ सकते हैं। और इतना आरओसी आरओई होने के पीछे कारण भी है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल में है और सस्ते में देखने को मिला है। कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे जो लगा कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का 3 साल की आरओसी आरओ भी 199% के आसपास है। और बाकी जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है बाकी वो उतना खास नहीं है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग 96% आसपास है, तो इतना ज्यादा अगर प्रोमोटर होल्ड करके बैठे रहेंगे तो हम लोग कहाँ से खरीदारी करेंगे। तो ये बात भी सही है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो आज नहीं तो कल इस कंपनी का खुद का स्टेक को बेचना पड़ेगा। और जो इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है मुझे लगता है अभी शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आरबीएनएल ने किया तो आरबीएनएल ने क्या किया, धमाका परफॉर्मेंस किया, धमाका जर्नी दिखाया। उसके बाद क्या किया, उसका ओएफएस आ गया। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब उनके मतलब उस कंपनी के पास जो ज्यादा होल्डिंग था वो होल्डिंग को कम करने के लिए वो ओएफएस लेके आया। तो इसके पास भी ज्यादा होल्डिंग्स है, इसको भी कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 75% तक लेके आना पड़ेगा। तो अगर 75% तक लेके आए तो ऑलमोस्ट 21% के आसपास। तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं आपको दिखा दूं तो क्वार्टरली देखिए कंपनी हर साल में सेल्स को इंक्रीज किया। और यहाँ पे देखिए सेल्स को जितना किया इस बार कंपनी एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, इसलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। देखिए हाईएस्ट सेल हुआ था सितंबर 2022 में और उस टाइम में देखिए हाईएस्ट एक्सपेंस भी हो गया था, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। तो आज कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है और कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट का जर्नी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसी जर्नी के कारण की वजह से कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स नहीं दिखेगा। क्योंकि प्रोमोटर जब तक माल नहीं बेचेंगे तो इंस्टीट्यूशन कहाँ से खरीदारी करेंगे। देखिए प्रोमोटर ने कुछ छोटा मोटा स्टेक बेचा, छोटा मोटा मतलब करीबन 4.5%। तो 4.5% स्टेक में कौन खरीदारी करेंगे, कौन किसके पास कितना शेयर रहेगा। तो इसलिए डीआईएस और एफआईएस ने अभी तक होल्डिंग उतना ज्यादा नहीं किया। जब माल ज्यादा बेचेंगे तब जरूर क्वांटिटी वो जरूर उठाएंगे। क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में बहुत दिनों पहले से है और गवर्नमेंट कंपनी है। इंडिया में सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनी बना था वो एलआईसी है। तो एलआईसी के ऊपर लोग ट्रस्ट ज्यादा करते हैं बाकी इंश्योरेंस कंपनी से। अगर गांव-गांव तक अगर किसी व्यक्ति को अगर इंश्योरेंस के बारे में बातचीत करें मतलब इंश्योरेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो वो एक ही बात कहेंगे कि एलआईसी के पास मेरा मतलब एलआईसी मैंने करके रखा है। सॉरी, तो एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
के कोई भी मतलब मैंने इंश्योरेंस लेके रखा है। तो यही मकसद है इस कंपनी के बारे में जितने सारे डेटा आपके साथ शेयर किया हूँ, वो अगर जेन्युइन हो तो कंपनीज के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम में आपको धमाका दिखेगा। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 4.5 मिलियन का मतलब है 45 लैक्स के आसपास। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे हो रहा है कंटिन्यूसली। लास्ट कुछ डेज में 50 to 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो जब डिलीवरी कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पे क्वांटिटी उठाने के पीछे कारण भी तो होगा, और चार्ट पैटर्न भी कुछ उसी तरीके से बन सकते हैं। तो चलो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं। तो एलआईसी के जो चार्ट पैटर्न है वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना और कंटिन्यूसली 2 बार हैंडल बना, और इस लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, मैं आपको मेंशन भी किया था। और मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट बनेगा 753 रुपीज के आसपास, और मुझे लगता है इस टारगेट जरूर अचीव कर सकते हैं। हायर चांसेस है, क्योंकि दो कारण के वजह से। पहली बात, कंपनी का जो टॉप लेवल में है, टॉप लेवल जो है वही लेवल्स इसका टारगेट बना है। इसका मतलब जब कोई एंट्री लेवल्स अगर टॉप लेवल के अंदर होते हैं, कोई भी हायर जो कैंडल्स है उसके अंदर बनते हैं, तो हायर चांसेस है उसको वो अचीव जरूर करेगा। तो बाकी आपको आपको खुद ही पता चलेगा कि टारगेट होगा कि नहीं होगा। मैं कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। एक्चुअली इस कंपनी को पेटीएम नाम से आप सभी जानते हैं। अगर मार्केट में जाकर 197 कम्युनिकेशन पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति मतलब 100 में से शायद एक दो व्यक्ति आपको बोल पाए कि हाँ ये पेटीएम कंपनी है, और वही लोग बोल पाएंगे जो लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करते हैं। बाकी लोगों को पता ही नहीं है इसका नाम 197 कम्युनिकेशन है। तो पेटीएम नाम से ही सब लोग जानते हैं। तो पेटीएम बहुत अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस करते हैं। डिजिटल सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहा है कंपनी, बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहा है, फाइनेंस के ऊपर भी काम कर रहा है कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग के साथ भी काम कर रहा है। मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजीज ओपन करके रखा। मगर इस पेटीएम का हालत और भी खराब होने वाला है और भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि जो फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जो डिजिटल पेमेंट बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा है, वही सेक्टर के ऊपर आज रिलायंस जियो, मतलब जियो फाइनेंस, वो कंपनी एंट्री ले चुके हैं। तो जियो फाइनेंस एंट्री ले चुके हैं, तो सोचिए, तो इतने बड़े कंपनी जब एंट्री लिया है, क्या इस कंपनी टिक पाएंगे? क्या पेटीएम कंपनी टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पेटीएम का जो रिजर्व है तो कितना 12,000 करोड़ के आसपास है। तो 12,000 करोड़ का रिजर्व लेकर, मतलब कंपनी का खुद का शेयर 12,000 लेकर, क्या मतलब रिलायंस जियो जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप लेकर चल रहा है, तो क्या उसके साथ टिक पाएंगे? अभी तो वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ तो वो बिजनेस करने के लिए 1 लाख करोड़ मार्केट कैप लेकर मार्केट में आया है। और वो जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो अलग 4 सेक्टर के ऊपर बिजनेस करने वाले हैं। उसके ऊपर अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। और रिलायंस जियो जब मार्केट में उतर चुके हैं तब से लेकर इस कंपनी का हालत और भी बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी के प्रेशर और भी बढ़ेगा। पहले तो पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी आज तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। एक बार अगर प्रॉफिट दिखा देता तो मैं मान लेता कि हाँ चलो प्रॉफिट हुआ है। हाँ, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, लास्ट ईयर्स में कंपनी का जो सेल्स था और कंपनी का जो लॉसेस था, वो कंपनी अच्छा खासा रिकवरी किए। और इस बार कंपनी का जो रिकवरी का जो मूवमेंट है वो देखेंगे 350 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, और वो भी नेगेटिव का। तो 50% कंपनी ने रिकवरी किए, मतलब लॉसेस को कम किए। तो धीरे धीरे करके कंपनी खुद को पॉजिटिव में लेके आ रहा है। तो कब लेके आएगा मुझे तो पता नहीं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे तो ऑपरेटर जो है, सॉरी जो प्रोमोटर है, वो खुद माल बेचकर भाग गया। और माल किसको चिपका गया? एफआईएस को। तो आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो इतना बड़ा माल उठा लिया, तो क्या हम लोगों को माल उठाना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे कोई राय आपको नहीं दूंगा। मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और जो कंपनी के ऊपर जो कंपिटिटर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उस कंपनी के ऊपर दबाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब उस कंपनी को ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। क्या वो एफर्ट कंपनी दे पाएंगे, वही देखना बाकी है। तो एज ए डिलीवरी के रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो डिलीवरी के जो परसेंटेज है उतना खास डिलीवरी नहीं देखने को मिला लास्ट कुछ डेज में। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। कंटिन्यूसली कंपनी हायर लेवल से जो सेल ऑफ हुआ,
कंपनी एक टाइम था 2000 के आसपास और कंपनी लो किए थे करीबन 500 के आसपास। मतलब कंपनी जो करेक्शन किए थे वो लंबा जर्नी से आसपास करेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट 77% के आसपास करेक्शन हो गया। अगर कंपनी में कंटिन्यूसली प्रॉफिट जर्नी अच्छा होता, कंपनी का बिजनेस में स्टेबिलिटी दिखता, तो मैं जरूर एंट्री लेता। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं लिया हो और कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना है। जब एंट्री लेवल्स बनेगा तब मैं डिटेल्स एनालिसिस करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी मेरा एंट्री लेवल्स नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी भी है और स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम अच्छी तरीके से जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं चाइना ने जो मार्केट के ऊपर प्रेशर बना के रखा इंडियन मार्केट के ऊपर, उसका प्रेशर इस फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर भी पड़ा। तो चाइना ने क्या किया, जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो प्रोडक्ट है वो यूरोप कंट्रीज में सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट में बेच रहा है। और इस डिस्काउंट में बेचने के कारण जो कंपनीज जो इंडियन कंपनीज यूरोप कंट्रीज को माल बेचते थे वो आज बेच नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना और मार्केट में डिमांड कम हो जाना, तो इस कंपनी के ऊपर खतरा बना है। अगर यही चीज मैं आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए पिछले साल में जो सेल्स था वो 748 करोड़ था, वो घट के हो चुके कितने 547 करोड़। तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल डाउन हो गया। आपको लग रहा है कि 200 करोड़ मतलब 200 रुपया होगा, बिल्कुल नहीं। इस कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेके चल रहा है, जिसमें 200 करोड़ मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी एक्सपेंस को भी कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया उस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला। 160 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो 100 करोड़ तक देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी अलग लेवल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए खुद को। तो कंपनी की जो प्रॉफिट जर्नी है वो कम हुआ, जर्नी कम हुआ, इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है जानते हैं, जब शेयर गिरते हैं तब हम लोग कंपनी को बेकार कह देते हैं, कंपनी खराब कह देते हैं। जब शेयर भागते रहते हैं तो हम लोग को यही लगता है कि कंपनी बेचते हैं, कंपनी अच्छा खासा है। ऐसे सोचना नहीं है। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर बहुत शेयर गिर रहा है और कुछ रीजन की वजह से गिर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। हमेशा मैं कंपनी को डिस्काउंट में खरीदता हूँ। जब कंपनी टॉप लेवल में होता है ना, तब मैं छोटा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। मान के चलिए डिस्काउंट हुआ, तब मैं अगर 10% निवेश करूँ, तो जब हायर लेवल में कोई कंपनी टॉप ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर कोई एंट्री बना है, तो वहां पे मैं 2%, 1%, 3% से ज्यादा निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे हाई रिस्क देखने को मिलता है। जब डिस्काउंट में होता है तो मैं ज्यादा क्वांटिटी उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस कंपनी आज नहीं तो कल मुझे अच्छा खासा रिटर्न जरूर देंगे। तो कंपनीज के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यूसली अभी कर रहा है, चाहे एफ हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर कोई इन्वेस्टर कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू क्यों ना करे, कंपनी का जो परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का वॉल्यूम भी देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी देखने को मिला। लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। 50%, 40%, 49%, 45%, 53% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। जब कंपनी इतना शानदार डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरी परसेंटेज दिखा रहा है, तो उसके एक पॉसिबिलिटी होते हैं कि कंपनी अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा जम दिखाएगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फिल किया। जो पहले एक रेजिस्टेंस था वही लेवल को कंपनी का यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद कंपनी रीब्रेक किया और कंपनी के ऊपर एक चार्ट पैटर्न बना है, यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, फिर से एक शोल्डर बनाने का इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद छोटा सा एक शोल्डर यहाँ पे भी बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े एक कोई भी ट्रेड बनने के बाद थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे होगा और फिर से रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। 20% का टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उस डेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम आप देखेंगे तो जुग डेकोर्स लिमिटेड। तो जुग डेकोर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी देखा जाए तो कोविड के टाइम से देखा जाए तो कंपनी ने एक धमाका रिटर्न दिया, करीबन 550% के आसपास। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। कंपनी के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं, कंपनी हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस की तरफ से देने वाले हैं। और ये डेट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया गया। जब डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर सकता।
आपको अगर किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एनालिसिस टीम है, आपका जो फंड मैनेजर है, उसके साथ बात करके ही आप काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।